हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेज हैं, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास में एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास में एक Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है r, तो इन दोनों के बिटवीन जो कूलम्ब फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। वहां अपन ने ये भी देखा था कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2 वो सेम नेचर के होंगे, दैट इज दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो उन दोनों के बिटवीन क्या होगा बेटा, रिपल्सन। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, दैट इज एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उन दोनों के बिटवीन क्या होगा, अट्रैक्शन। यहां कूलम्ब्स लॉ के अंदर अपन ने केवल दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन अप्लाई होने वाले फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r² के बारे में बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ही है, लेकिन यहां पर जो आपके पास में नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो अपन दो से क्या लेंगे, ज्यादा। सपोज है यहां हमारे पास में एक Q0 चार्ज है, यहां हमारे पास में एक Q1 चार्ज है, यहां हमारे पास में एक Q2 चार्ज है, यहां हमारे पास में एक Q3 चार्ज है। ध्यान से सुनो बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर अपन दो बातें देखेंगे। पहली चीज, ये जो आपके पास में सिस्टम है, अभी आपको इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने दिख रहे हैं, 4, Q0 Q1 Q2 और Q3। पहली बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो चार्ज ले लो। फॉर एग्जांपल अपन ने ये दो चार्ज ले लिए Q0 और Q1, इन दोनों के बिटवीन जो भी कूलम्ब फोर्स अप्लाई होगा वो जो रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस सुनो, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो Q0 और Q1 हो, चाहे वो Q1 और Q2 हो। चलो सपोज दैट अभी दो चार्ज पार्टिकल से Q0 और Q1, उन दोनों के बिटवीन जो भी कूलम्ब फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर जो रिमेनिंग चार्जेस हैं, चाहे वो हो चाहे वो नहीं हो, उनका उन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, दूसरी चीज, जो आपके पास में Q0 चार्ज है, अपन कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं Q0, अगर इस Q0 के ऊपर अप्लाई होने वाला अपन नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, अपने को Q0 पर अप्लाई होने वाला क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नेट फोर्स। तो वो नेट फोर्स कितना होगा, पहले अपन ये देखते हैं कि इस Q0 के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे। अब ध्यान से समझना बेटा, ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास में सिस्टम में टोटल चार्जेस कितने हैं बेटा, 4, लेकिन इस Q0 के ऊपर फोर्स कितने अप्लाई होंगे, 3, क्योंकि जो आपका Q0 है वो खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। इस Q0 के ऊपर इसके अलावा जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3, तो ये तीनों इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज दैट इस Q0, जिसको अपन मेन चार्ज मान रहे हैं, इस Q0 पर Q1 ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो है हमारा सपोज दैट F01, या इसको अपन F1 भी मान सकते हैं। इस Q0 पर सपोज दैट Q2 ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो है हमारे पास में F02, यहां पर इसको F2 भी मान सकते हैं। और सपोज दैट इस Q0 के ऊपर Q3 ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो है हमारा F03, यहां हम इसको F3 भी मान सकते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं बेटा, आपके सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने थे, 4, लेकिन इस Q0 के ऊपर फोर्स देखो केवल कितने लगे, 3, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। इसके अलावा जो होते हैं Q1 Q2 और Q3, उन तीनों ने इसके ऊपर 3 फोर्स अप्लाई किए हैं। तो जो नेट फोर्स होगा वो एक्चुअल में इसके ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F01, F02, F03, और अगर इसके अलावा भी और चार्ज पार्टिकल्स हो तो जितने भी फोर्सेज आएंगे उन सब फोर्सेज का आप क्या कर लो बेटा, वेक्टर एडिशन कर लो, वही हमारा नेट फोर्स होगा। ओके बेटा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहली बात, किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स रिमेनिंग चार्जेस की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो उस पर अप्लाई होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबके वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। अभी अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ओके बेटा, हाँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में दो प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो सपोज दैट अपनी स्मॉल r है।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स जो है वो कितना है F। ये F हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा बेटा, अगर अपन सोचे तो इस F का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओके बेटा, इस प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस E, और इस प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होगा? प्लस E। तो बताओ F इक्वल्स टू एक्चुअल में होगा कितना? दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बताया मैंने। अभी इस प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्लस को छोड़ दो, कितना है? E, और उस प्रोटॉन का चार्ज भी कितना है? E। तो E इंटू E मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? E स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अभी F इक्वल्स टू KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें और उस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्रोटॉन्स के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दें। यहां पर ने क्या प्लेस कर दिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? माइनस का E। इसको अपन ने मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। तो बताओ बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? ऑब्वियसली R/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? R/2। अब ये तीन क्वेश्चंस पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ये है कि जब अपन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें तो इन दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स कितना होगा? इन दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तब हमने कितना निकाल रखा था? F। अगर हम यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो भी इन दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो F का F ही रहेगा। मैंने भी आपको यही बताया, इन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन, ये दो प्रोटॉन्स हैं, इनके बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स जो होगा वो रिमेनिंग चार्जेस की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन यहां पर हो चाहे नहीं हो, इन दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स कितना रहेगा? F ही रहेगा। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है नेट फोर्स एट एनी प्रोटॉन। दोनों में से कोई भी एक प्रोटॉन ले लो और उस प्रोटॉन पर अप्लाई होने वाला क्या निकालो बेटा? नेट फोर्स। मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। अपन वो साइड वाला प्रोटॉन ले रहे हैं, अगर अपन ये वाला प्रोटॉन ले रहे हैं तो इस प्रोटॉन पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के ऊपर अपने को नेट फोर्स निकालना है। अच्छा बेटा, अभी बताओ आपके सिस्टम में टोटल चार्ज कितने हैं? 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कितने लगेंगे? कितने फोर्स लगेंगे? 2। मैंने यही तो बोला था, ये प्रोटॉन खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इस प्रोटॉन पर एक फोर्स तो अप्लाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और एक फोर्स अप्लाई करेगा ये प्रोटॉन। ओके बेटा, सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन के ऊपर, उसको छोड़ दो एक बार, इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो है आपका F1। तो बताओ F1 जो होगा क्या वो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा? क्या इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस, और ये प्रोटॉन क्या है? प्लस। तो ये ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो सपोज दैट इस प्रोटॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ कितना फोर्स अप्लाई किया है? F1। उस F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो K Q1 की जगह क्या आएगा? E, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, और Q2 की जगह भी क्या आएगा? E। तो क्या बनेगा बेटा? E स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितने हैं? R/2। तो क्या हो जाएगा? R/2 का स्क्वायर। हाँ बेटा, R/2 का स्क्वायर कितना होगा? R स्क्वायर अपॉन 4। तो अपन इसको क्या लिख देते हैं? R स्क्वायर अपॉन 4। ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया? F1 का। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रोटॉन की। इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ। इस प्रोटॉन के ऊपर ये वाला प्रोटॉन जो फोर्स अप्लाई करेगा, उसको छोड़ दो एक बार। इस प्रोटॉन के ऊपर ये वाला प्रोटॉन जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। दोनों प्लस प्लस है तो वो उसको क्या करेगा? रिपेल। तो सपोज दैट इस प्रोटॉन ने उस प्रोटॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स उधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, कितना? F2। उस F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q1 Q2। इस बार इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन की बात हो रही है, तो Q1 की जगह भी क्या आएगा? E, और Q2 की जगह भी क्या आएगा? E। तो क्या आ जाएगा? K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों प्रोटॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी थी? R। तो ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस प्रोटॉन के ऊपर कितने फोर्स लगे? 2। तो फिर से बता रहा हूं बेटा, आपके सिस्टम में टोटल चार्जेस कितने हैं? 3। मुझे इस प्रोटॉन पर फोर्स निकालना है, तो ये प्रोटॉन खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इस प्रोटॉन के ऊपर एक तो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो F1 फोर्स इधर लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया।
दूसरा फोर्स लगाएगा ये प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल, तो इधर फोर्स लगाएगा, उसको अपन ने मान लिया F2 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप देखो प्रोटॉन पर दो फोर्स है और दोनों फोर्सेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आपको 11th क्लास वाली चीज याद होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका नेट या रिजल्टेंट क्या होता है, ज्यादा में से कम को अपन क्या कर देते हैं, माइनस। सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। तो बताओ बेटा अभी F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा और F2 का कम है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, F1 माइनस F2, या F नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4ke स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस ke स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3ke स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, या हम चाहे तो इसको बोल सकते हैं F नेट बराबर 3, और जो आपका ke स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है वो स्टार्टिंग में क्या था, F, तो इस पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कितना होगा बेटा, 3F के इक्वल होगा। ओके बेटा, इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स। ओके बेटा, अब सुनो, अब अपना मेन चार्ज कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन। बताइए बेटा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इधर वाला प्रोटॉन और एक फोर्स अप्लाई करेगा इधर वाला प्रोटॉन। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, इधर वाला प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, तो बताओ वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, उधर भी क्या है, प्रोटॉन, तो वो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रोटॉन ने अपनी तरफ फोर्स अप्लाई किया, कितना, F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K, ये भी E और ये भी E स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, R अपॉन 2 का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, R स्क्वायर अपॉन 4। ओके बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये प्रोटॉन इधर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको अपन क्या मान लेते हैं, F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, K, Q1 Q2, तो ये क्या हो जाएगा, E और E स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस भी कितने हैं, R/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 4। ओके बेटा, इस बार भी F1 F2 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो अगर दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास में नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। ठीक है बेटा, ओके बेटा, इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन सिचुएशंस कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट O। ओके बेटा, इसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ईच साइड क्या गिवन है अपने को, A, और आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60। ओके बेटा, यहां हमारे पास में एक +Q चार्ज है, यहां भी हमारे पास में +Q चार्ज है, यहां भी हमारे पास में +Q चार्ज है। अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखना, अपन ने इस पॉइंट को, वैसे कोई सा भी पॉइंट बोल सकता है, लेकिन इस पॉइंट को इसने क्या अज्यूम कर रखा है, O। इस पॉइंट O के ऊपर जो +Q चार्ज है उस पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये जो पॉइंट O के ऊपर +Q चार्ज रखा हुआ है, अभी हमारे सिस्टम में टोटल चार्ज कितने हैं, 3, +Q। तो बताइए इस +Q के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लगेंगे, 2, बिकॉज ये +Q खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, इस +Q के ऊपर एक तो फोर्स अप्लाई करेगा ये वाला +Q और एक फोर्स अप्लाई करेगा ये वाला +Q। एक मिनट सुनो बेटा, एक बार उसको छोड़ दो, ये +Q इस +Q को ऑब्वियसली क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स कहां लगाएगा, इधर। थोड़ी देर के लिए इसको अपन क्या मान लेते हैं, F1। अच्छा बेटा, साथ साथ इस F1 का मैग्नीट्यूड भी देख लो, F1 इन दोनों के बिटवीन फोर्स है, तो बताओ F1 इक्वल्स टू क्या होगा, K, Q1 Q2, तो ये भी Q और ये भी Q, तो क्या हो गया, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, A, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। सेम ये +Q, इसको छोड़ दो, ये +Q इस +Q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव, तो ये +Q इस +Q को रिपेल करेगा, तो फोर्स क्या लगाएगा, इधर। इसको अपन क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, F2। ओके बेटा, F2 क्या है, इन दोनों के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स की बात करो तो बाकी चार्ज पार्टिकल से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों के बिटवीन फोर्स कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाओ, F = K
Q1 Q2, तो ये भी Q और ये भी Q, क्या हो गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है A, तो ये भी क्या हो गया A स्क्वायर। तो F2 इक्वल्स टू भी क्या आ गया KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अपन ने इसको समझने के लिए एक्चुअल में F1 F2 अलग अलग लिखा है, वास्तव में इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है सेम ही है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए दिमाग में इसको भी क्या जूम कर लो F और इसको भी क्या जूम कर लो F, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा बेटा, दो वेक्टर्स हैं अपने पास में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F और F। अच्छा बेटा बताओ इन दोनों के बिटवीन ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 तो सामने वाला भी क्या होगा 60 डिग्री। अब कुछ भी नहीं है, ये 11th क्लास की चीज है। अगर F और F के बिटवीन एंगल 60 डिग्री हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बिल्कुल मिड में आता है, और वो जो रिजल्टेंट आता है F नेट इक्वल्स टू वो √3F आता है। रिजल्टेंट कितना आता है F और F के बिटवीन एंगल 60 डिग्री, तो आंसर कितना आता है √3F। और F की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या आ गया √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा नेक्स्ट, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, वो सेम ऐसा ही आपको दिमाग लगा के खुद को सोल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। थर्ड जो है उस थर्ड वाले के अंदर हमारे पास में चार चार्ज पार्टिकल्स हैं। सेकंड आपको सेम फर्स्ट की तरह खुद को सोल्व करना है। थर्ड वाले के अंदर हमारे पास में एक स्क्वायर है, इसकी ईच साइड A है और इसके इस वर्टेक्स के ऊपर +Q चार्ज है, यहां पर भी +Q चार्ज है, यहां पर भी +Q चार्ज है और यहां पर -Q चार्ज है। तो टोटल चार्जेस कितने होंगे 4। इस वर्टेक्स को अपने क्या जूम कर रखा है O, तो अपने को इस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा अभी आपके सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं 4। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना बेटा। अभी टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं 4। तो बताइए ये जो आपका +Q है, इस +Q के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे। नंबर ऑफ फोर्सेस केवल कितने होंगे 3। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन कौन अप्लाई करेगा, एक फोर्स ये वाला अप्लाई करेगा, एक फोर्स ये वाला अप्लाई करेगा और एक फोर्स ये वाला अप्लाई करेगा। ओके बेटा अभी अपन बात कर रहे हैं, ये अपना मेन चार्ज है +Q, इसके ऊपर ये वाला जो चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो बताओ ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो इधर की तरफ अपन फोर्स अज्यूम कर लेते हैं क्या F1। ओके बेटा एक मिनट, साथ साथ इस F1 का मैग्नीट्यूड भी देख लो। F1 फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी अपने को इन दोनों की बात करनी है, तो F1 इक्वल्स टू K, Q1 की जगह भी क्या आएगा Q और Q2 की जगह भी क्या आएगा Q। तो क्या हो गया हमारे पास में K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है A, तो क्या हो गया आपका A स्क्वायर। ये हमारा हो गया F1। ओके बेटा अब इस +Q के ऊपर दूसरा फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये वाला +Q। सोचो बेटा ये +Q इस +Q को क्या करेगा रिपेल, ये +Q इस +Q को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, उसको अपन अज्यूम कर लेते हैं F2 इक्वल्स टू भी क्या होगा बेटा K Q1 Q2, तो वही हो जाएगा क्या Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है A, तो ये भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर। यहां पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है सेम। तो आप दिमाग में ये सोच सकते हो कि ये भी F और ये भी क्या है F ही है। अच्छा बेटा अभी एक फोर्स और बच गया, ये -Q जो होगा वो इस +Q के ऊपर फोर्स कहां लगाएगा। सबसे पहली बात, जब भी आप दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स देखना चाहते हो तो पहले उन दोनों को डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया करो। ओके बेटा अपने दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, अब अपने को इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही सोचना है। ओके बेटा अगर अपन इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग सोचें तो देखो बेटा ये प्लस है और वो क्या है माइनस। तो बताओ -Q +Q को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट। तो ये जो तीसरा फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि अंदर की तरफ लगेगा। इसको अपन क्या मान लेते हैं बेटा F3। सुनो बेटा अगर ये भी +Q होता तो ये प्लस उस प्लस को क्या करता रिपेल, और वो जो रिपल्सन फोर्स होता वो इस जॉइनिंग लाइन के अलोंग ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होता। अट्रैक्टिव फोर्स कहां होता है इनवर्ड और रिपल्सिव फोर्स कहां होता है आउटवर्ड। तो अभी ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां होगा इनवर्ड और वो कितना होगा F3 इक्वल्स टू क्या होगा K। इस बार ध्यान से देखना,
Q1 Q2, तो ये भी Q और ये भी Q। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस केवल ये बता रहा है कि दो, एक प्लस और एक माइनस है, इसका मतलब कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। ओके बेटा, तो F3 इक्वल्स टू क्या होगा? K। Q1 की जगह भी क्या आएगा? Q, और Q2 की जगह भी क्या आएगा? Q। तो ये क्या हो गया? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी होगी? अब आपको पता होना चाहिए, अगर किसी स्क्वायर की ईच साइड a हो तो इसका जो ये डायगोनल होता है वो डायगोनल √2a होता है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2a। और नीचे इस डिस्टेंस का क्या आता है? r का स्क्वायर। तो बताओ बेटा, √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2a स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमारे पास में कितने फोर्सेज हो गए बेटा? 3। इस बार ध्यान से देखना बेटा, इन तीन का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? जब भी तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो पहले क्या करते हैं? किन्हीं दो का रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर उन दोनों को भूल जाते हैं। किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट निकाल देते हैं, उसके बाद में उन दोनों को भूल जाते हैं। जो दो का रिजल्टेंट आता है उसका रिजल्टेंट निकालते हैं किसके साथ में? तीसरे के साथ में। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसको भूल जाओ एक बार। F1 कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये भी कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। वापस से थोड़ी देर के लिए दिमाग में इसको भी क्या ज्वाइन कर लेते हैं? F, और इसको भी क्या ज्वाइन कर लेते हैं बेटा? F। अच्छा बेटा, F और F इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 90। अगर F और F के बिटवीन एंगल 90 होता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बिल्कुल मिड में आता है, और वो जो रिजल्टेंट आता है, अभी F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? F12। वो F12 इक्वल्स टू क्या आता है बेटा? √2f आता है। F और F के बिटवीन एंगल 60 डिग्री, तो आंसर कितना आया था? √3f। F और F के बिटवीन एंगल 90, तो आंसर कितना आता है? √2f। तो √2 और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये F1 और F2 का रिजल्टेंट आ गया है। अब आप चाहो तो इस F1 और F2 को भूल जाओ चाहिए। अब आप ये सोचो कि हमारे पास में केवल कितने फोर्स बचे? 2। F3 तो अभी ऐसे कैसे था, और उन दोनों का रिजल्टेंट जो आ गया वो कौन सा था? F12। अच्छा बेटा, अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही हमारा नेट फोर्स होगा। तो अब फाइनल नेट फोर्स कितना आएगा? हमारे पास में दो फोर्स बचे, F3 और F12। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को क्या करते हैं? प्लस। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस। और ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। अच्छा बेटा, F12 इक्वल्स टू है √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F3 इक्वल्स टू है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। बताइए इसमें से और इसमें से ज्यादा कौन है? ये वाला KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर तो दोनों में है, वहां पर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहां पर √2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है? ज्यादा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा? F12 माइनस F3। ओके बेटा, तो नेट आंसर F नेट इक्वल्स टू F12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, दैट इज F नेट इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपन क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? √2 माइनस 1 अपॉन 2। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? F नेट इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और उधर से 2 क्या ले लो? एलसीएम। तो यहां पे क्या बच जाएगा? 2√2 माइनस 1। ये हमारे पास में नेट फोर्स होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक्चुअल में फोर्स कितने आए थे बेटा? 3। F1, F2 और F3। तो 3 का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पहले एक को छोड़ देते हैं, अपन ने F3 को छोड़ दिया था। F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लिया F12। अब चाहो तो उन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, उनको भूल जाओ। जो उन दोनों का रिजल्टेंट आया F12, उसका रिजल्टेंट किसके साथ में निकाल दो? F3 के साथ में। ओके बेटा, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन। इसके अंदर अपने पास में A साइड का एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर +Q +Q और +2Q चार्ज रखे हुए हैं। इस वर्टेक्स को अपन नाम दे रहे हैं O, और अपने को इस वर्टेक्स के ऊपर ये जो +Q चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, अब वापस देखो, आप यहाँ पर अपने पास में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 4। बट ये जो चार्ज है, अपने को अगर इसके ऊपर नेट फोर्स लगाना है तो ये चार्ज खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स तो अप्लाई करेगा ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। ऑब्वियसली ये +Q चार्ज जो होगा इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। सपोज दैट वो कितना है? F1। अच्छा बेटा, आप एक बार देख लो F1 का मैग्नीट्यूड क्या है। F1 इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स है, तो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? K
Q और Q, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी होगी A, तो ये हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा और सपोज दैट वो F2 है, उस F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा KQ स्क्वायर अपॉन ये वाली साइड भी क्या होगी A, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A स्क्वायर। नेक्स्ट अगर अपन इस प्लस 2Q की वजह से इस प्लस के ऊपर फोर्स की बात करें तो पहले आप जिन दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो पहले अपन उन दोनों को मीट करवा लेते हैं। ये जो आपकी ज्वाइनिंग लाइन है प्लस 2Q और प्लस Q, जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही अप्लाई होगा। अभी ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस, तो बताओ ये वाला प्लस उस प्लस को क्या करेगा रिपेल, तो ये जो तीसरा फोर्स यहाँ पर होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और सपोज दैट वो हमारे पास में कितना है F3। अब आप ध्यान से देखना F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, F3 इक्वल्स टू K Q1 Q2, Q1 की जगह क्या आएगा हमारे पास में 2Q और Q2 की जगह क्या आएगा Q, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास में क्या आएगा इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में कितनी होगी बेटा √2a, तो बताइए √2a का स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इस बार हमारे पास में ये आंसर क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अच्छा बेटा तो हमारे पास में तीन फोर्स हो गए, F1 इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और F3 इक्वल्स टू भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अपने को इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इनका रिजल्टेंट अपन कैसे फाइंड आउट करें, पहले से F3 को छोड़ दो, केवल F1 और F2 को सोचो। हाँ बेटा क्या F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझ लो आप F और इसको भी क्या समझ लो F, तो बताओ F और F अगर दोनों के बिटवीन, सिर्फ इन दोनों को देखो F1 और F2, इन दोनों के बिटवीन टोटल एंगल कितना है 90। मैंने आपको पहले ही बताया था कि F और F के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो तो आंसर कितना आता है बेटा √2f, तो इस F1 और इस F2 इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बिल्कुल मिड में किधर आ जाएगा और वो हमारे पास में क्या होगा F12 इक्वल्स टू √2f और F की जगह क्या था हमारे पास में KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा F और F2 का आंसर आ गया, उन दोनों को भूल जाओ। F12 इक्वल्स टू √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और एक और क्या बचा हुआ था F3 इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में ही है क्या, तो इन दोनों को ऐड कर दो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमारे पास में A साइड का एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके जो 6 वर्टेक्स हैं उनके ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखे गए हैं। ध्यान में रखना इसकी ईच साइड क्या है बेटा A, तो जो अपने पास में 6 चार्ज पार्टिकल्स हैं 3 प्लस क्यू और 3 माइनस क्यू, वो तो कहां है इसके वर्टेक्स के ऊपर और एक सेंटर पर रखा हुआ है क्या प्लस क्यू। अपने को इस सेंटर वाले प्लस क्यू पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। जो सेंटर पर आपका प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा, पहले तो अपन ये देखते हैं उसके ऊपर फोर्स कितने अप्लाई होंगे। अच्छा बेटा अभी आपके सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 7, बट इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कितने अप्लाई होंगे 6। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं जो चार्ज होता है वो खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, उसके अलावा जो रिमेनिंग चार्जेस होते हैं वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके बेटा अपन एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए पहले ये जो साइड वाले वर्टेक्स वाले चार्जेस हैं इनके अपन नंबरिंग कर देते हैं। इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट, इसको अपन बोल देते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके बेटा तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट चार्ज देखते हैं। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को ऑब्वियसली क्या करेगा बेटा रिपेल। हाँ ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा तो फोर्स कहां लगाएगा इधर, ये अपना फोर्स क्या हो जाएगा F1। ओके बेटा ये वाला माइनस क्यू है सेकेंड नंबर पर, तो उस प्लस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो इधर फोर्स कौन सा लगाएगा F2। ओके बेटा ये थर्ड वाला चार्ज माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो F3 फोर्स कहां लगाएगा इधर। ओके बेटा उसके बाद में ये फोर्थ वाला माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कहां लगाएगा F4 इधर। ये 5 वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा रिपेल, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा रिपेल, तो F5 फोर्स कहां लगाएगा इधर और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा तो F6 फोर्स कहां लगाएगा इधर। ध्यान से देख लो बेटा ये जो 3 माइनस वाले होंगे ऑब्वियसली वो प्लस को अपनी तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट और इधर वाले जो 3 प्लस वाले होंगे वो उसको क्या करेंगे रिपेल। अच्छा बेटा जो ये फोर्सेज है F1 F2 F3 F4 F5
एक्चुअल में एक रेगुलर हेक्सागन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसकी साइड्स होती है, अगर उसकी ईच साइड ए है तो ये जो डिस्टेंसेज होती है सारी की सारी वो भी क्या होती है, ए के इक्वल ही होती है। तो जो आपका F1 F2 F3 F4 F5 ये सारे के सारे हैं, इन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल। और वो कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी, a, ये वाली डिस्टेंस भी a, ये सारी की सारी डिस्टेंस a है तो नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बट अपन इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसको अपन O अज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट O के ऊपर यहां से स्टार्ट करते हैं, F1 और F4 क्या दोनों इस डायरेक्शन में है, F3 और F6 दोनों इस डायरेक्शन में हैं, F2 और F5 दोनों इस डायरेक्शन में हैं। अच्छा बेटा, F1 और F4 का रिजल्टेंट अपन मान लेते हैं F14। F1 और F4 का रिजल्टेंट अपन क्या मान लेते हैं बेटा, F14। F14 कितना होगा, F1 और F4 दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली F3 और F6 ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा F36 इन दोनों का, और वो भी कितना आएगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। उसके बाद में F2 और F5 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा F25 इक्वल्स टू, वो भी दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा, रेगुलर हेक्सागन के ये वाले जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल 60-60 होते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, 60, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60। अब बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करो, एक बार इस F36 को छोड़ दो, ये कितना है, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए F मान लो। ये भी कितना है, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसको भी थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, F। बीच वाले को छोड़ दो एक बार। अगर ये F और ये F है तो ध्यान से देखो, इस F और इस F दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री। और मैं आपको बता देता हूं, अगर F और F के बिटवीन एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है तो आंसर आता है अपना √3F। अगर F और F के बिटवीन एंगल 90 डिग्री होता है तो आपका आंसर आता है √2F। याद कर लेना तीनों आंसर। और अगर F और F के बिटवीन एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री होता है तो आपका आंसर F के इक्वल ही आता है, और वो बिल्कुल मिड में आता है। तो इसको एक बार छोड़ दो, ये F और ये F, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है टोटल, 120, तो आंसर कितना आएगा, F के इक्वल ही आएगा। तो देखिए, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स तो जो पहले से था वो कितना था, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था। और इस F और इस F का आंसर F ही आएगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में और कितना आंसर आ जाएगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां पर देखो दो ही फोर्स बचे, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या। तो नेट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, F नेट इक्वल्स टू 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बेटा सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी के अंदर एक 6th क्वेश्चन और है जो कि रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड ही है, वो क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करना है। अच्छा बेटा, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अपन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो, 3 4 5। जितने सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी चार्ज पर अप्लाई होने वाले नंबर ऑफ फोर्सेज उससे एक कम होते हैं। और वो एक कम क्यों होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, चार्ज कितने थे टोटल, 4, 1 2 3 और 4, लेकिन इस चार्ज पर फोर्स केवल कितने अप्लाई हुए, 3, F1 F2 और F3। उसके बाद में अपन ने उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये खुद चार्ज पार्टिकल होता है वो खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, रिमेनिंग चार्जेज ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अपने पास में सिस्टम में चाहे 2 चार्ज हो तब तो अपन क्या यूज करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ। अगर 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके अपन उसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 3 4 5 6 7 कितने भी चार्जेस हो अपन उनके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना,
नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और सिस्टम ऑफ चार्जेस। सुनो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सपोज दैट हमारे पास में कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर भी चार चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। टोटल कितने चार्ज हैं? 4। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितने अप्लाई होंगे, तो Q1 पर फोर्स केवल कितने अप्लाई होंगे? 3। वापस ध्यान दे लो, चार्ज कितने हैं? चार्ज 4, बट इस Q1 के ऊपर फोर्स केवल कितने अप्लाई होंगे? 3, बिकॉज ये Q1 खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा Q2, एक अप्लाई करेगा Q3 और एक अप्लाई करेगा Q4। ये जो 3 फोर्सेज अपन ने अप्लाई हुई है इस Q1 के ऊपर, अगर हम इनका नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकाले और जब भी वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में क्या आ जाता है? 0। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अच्छा बेटा, ये तो हुआ किसका? इस चार्ज पार्टिकल Q1 का इक्विलिब्रियम। चार्ज पार्टिकल Q1 का इक्विलिब्रियम कब होगा? जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। अगर किसी क्वेश्चन में Q2 पर भी नेट फोर्स 0 हो जाए, Q3 पर भी 0 हो जाए और Q4 भी 0 हो जाए, यानी कि इस सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर हर चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कितना हो? 0, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब इक्विलिब्रियम या तो किसी एक चार्ज पार्टिकल का होगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। और अगर पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन सब चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ओके बेटा, नेक्स्ट। जो ये सिस्टम होता है चार्ज पार्टिकल्स का, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक सिस्टम और एक होता है नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। एक क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक सिस्टम और एक क्या होता है? नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। अपने को अपने सिलेबस में मेनली सिमेट्रिक सिस्टम के बारे में ही बात करनी है। अच्छा बेटा सुनिए, सिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? सिमेट्रिक सिस्टम, सपोज दैट ये हमारे पास में कोई स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के कितने वर्टेक्स हैं? 2। इन दोनों वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। यहां पे भी +Q और यहां पे भी +Q। ये डिस्टेंस अपन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, A, R कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। आप ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन के कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा? 2। और दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहने चाहिए? सेम। अब जरूरी नहीं है कि दोनों +Q हो, ये -Q हो और ये भी क्या होना चाहिए? -Q। अगर ये प्लस का 2Q है तो फिर वो भी क्या होना चाहिए? प्लस का 2Q। चलो अभी अपन क्या मान लेते हैं? इसके ऊपर भी +Q और इसके ऊपर भी +Q। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक सिस्टम। और कौन से सिमेट्रिक सिस्टम होते हैं? अपन ने क्या ले लिया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल। सपोज दैट A। हाँ बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। इन तीनों पर चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक सिस्टम। ध्यान देना बेटा, अभी ये सिमेट्रिक सिस्टम है, लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं -Q, ये +Q और इसको मैं क्या कर दूं? -Q, अब ये सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है, बिकॉज तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज सेम नहीं है। तो अगर तीनों सेम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक सिस्टम। इसके बाद में सिमेट्रिक सिस्टम क्या होगा? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के वर्टेक्स कितने होते हैं? 4। चारों के ऊपर सेम चार्ज होना चाहिए। जरूरी नहीं है +Q हो, वो -Q भी हो सकता है। कोई भी चार्ज हो, चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम। उसके बाद में सिमेट्रिक सिस्टम आता है क्या? रेगुलर पेंटागन भी आता है, लेकिन वो अपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अपन बात कर रहे हैं सीधा किसकी? रेगुलर हेक्सागन की। उसके कितने वर्टेक्स होते हैं? 6। अगर सबके ऊपर इक्वल चार्ज है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। हाँ बेटा, आप तो यहीं तक ध्यान में रखो। सिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज सेम हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींच दे तो सिमेट्रिक सिस्टम हो गया, नहीं। इसके जो दोनों वर्टेक्स हैं उनके ऊपर चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम। या फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो? सेम। या फिर हमारे पास में एक स्क्वायर हो जिसके चारों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो? सेम। उसके बाद में रेगुलर पेंटागन भी हो सकता है जिसके पांचों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्या रहे? सेम। या फिर रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्या रहे? सेम। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं।
अगर कोई सा भी चार्ज चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू, यहां पर क्या आ गया माइनस क्यू, तो फिर वो क्या बन गया नॉन सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा नॉन सिमेट्रिक। अपने को मेनली केवल किसके बारे में बात करनी है बेटा, सिमेट्रिक सिस्टम के बारे में ही बात करनी है। एक सिमेट्रिक सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसका सेंटर होता है, अच्छा बेटा सोचना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां होगा, मिड पॉइंट। अच्छा बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसको जो तीनों मीडियंस होती हैं इनका कट पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा। अगर अपन स्क्वायर की बात करें तो उसका सेंटर कहां होगा, जो इसके दोनों डायगोनल्स होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर अपन रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो रेगुलर हेक्सागन का सेंटर कहां पे होगा, जो इसके तीनों डायगोनल्स होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट। अगर हमारे पास में सिस्टम सिमेट्रिक है और अपन ने कोई नया चार्ज ला करके, जैसे यहां पर स्ट्रेट लाइन पर पहले से कितने चार्ज हैं, 2, अगर हम कोई नया चार्ज लेके जैसे मान लो कैपिटल क्यू लिया है, उसको ला करके हमने कहां प्लेस कर दिया, उसके सेंटर पर। अच्छा सिमिलरली यहां पर ऑलरेडी कितने चार्ज हैं, 3, इनके अलावा कोई नया चार्ज लेके आए, सपोज दैट क्यू चार्ज लिए, वो प्लस माइनस कुछ भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ला करके उसको कहां रख दिया, उस सिस्टम के सेंटर पर, तो जो चार्ज हम अलग से लाके रखे हैं सेंटर के ऊपर, मैं पूरे सिस्टम के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है उस चार्ज पर डेफिनेटली नेट फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब वो जो आपका चार्ज होगा वो डेफिनेटली इसमें होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा बेटा सुनिए, मैं वापस से थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप का होता है, एक तो एक पर्टिकुलर चार्ज का, तब तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और एक क्या होता है पूरे सिस्टम का। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0। ओके बेटा, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक आपका होता है सिमेट्रिक और एक आपका होता है नॉन सिमेट्रिक। आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, सिमेट्रिक सिस्टम पर। सिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, आपको 4-5 एग्जांपल्स ध्यान में रख लो। स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज सेम प्लेस होने चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज होने चाहिए, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर सेम चार्ज होने चाहिए, रेगुलर पेंटागन के 5 वर्टेक्स पर सेम चार्ज होने चाहिए, और रेगुलर हेक्सागन के 6 वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज होने चाहिए। उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक तो सोचो, सिमेट्रिक सिस्टम जो है, अगर हम उस सिस्टम के सेंटर पर, अब सेंटर अपन सोच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां होगा, मिड पॉइंट। रेगुलर ट्रायंगल का सेंटर कहां होगा, तीनों मीडियंस का कट पॉइंट। सिमिलरली स्क्वायर का सेंटर कहां होगा, दोनों डायगोनल्स का कट पॉइंट। जो भी उसका सेंटर होगा सिमेट्रिक सिस्टम का, अगर हम कोई नया चार्ज ला करके उस सेंटर के ऊपर रख दें तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो नया चार्ज ला करके हमने रखा है, मैं पूरे सिस्टम के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल जो नया चार्ज हमने ला करके रखा है उस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0, और इसका मतलब वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके बेटा, अब अपन लोग इस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैंने आपको इसके अंदर एक साथ 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर 2 + q चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स के ऊपर प्लेस्ड हैं। उस स्ट्रेट लाइन की टोटल जो डिस्टेंस है वो a है, तो अगर अपन इस मिड पॉइंट की बात करें तो ये a/2 हो जाएगी और ये a/2 हो जाएगी। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट क्या इसके दोनों वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज है, +q, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड a है, ये इसका सेंटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके सेंटर से हर वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है ये a/√3 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 होती है। इसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर +q चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक सिस्टम है। चलो ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। अपने पास में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड कितनी है, a, बट अगर अपन इसके सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की बात करें तो वो डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, a/√3 होती है। तो ये दोनों भी कितनी होगी, a/√3। ओके बेटा, थर्ड में हमारे पास में एक a साइड का स्क्वायर है जिसके चारों वर्टेक्स के ऊपर +q चार्ज है। अगर अपन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट की बात करें तो ये इसका क्या होगा, सेंटर।
जो आपका स्क्वायर होता है उसके सेंटर से हर कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर तो कितनी होती है? a/√3 यहाँ कितनी होती है? a/√2 होती है। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सारी डिस्टेंसेस कितनी ध्यान में रखनी है आपको? a/√2। ओके बेटा, ये सारी की सारी डिस्टेंस कितनी है बेटा? a/√2। ईच साइड कितनी है? a और वहां से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? a/√2। ओके बेटा, क्या तीनों के तीनों सिस्टम सिमेट्रिक है? बिल्कुल। अपने को ये बोला गया है कि अगर हम एक नया चार्ज लाते हैं, क्या? Q नोट, तो उस नए चार्ज Q नोट को पहले तो हम कहां रखें ताकि वो जो नया चार्ज अपन लेके आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में रहे, और उस Q नोट को जहां अपन रख रहे हैं उसके बाद में उस Q नोट का मैग्नीट्यूड कितना हो, दैट इज जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम रहे वो किसमें रहे? इक्विलिब्रियम में। आपको दो बातें बतानी है, Q नोट की पोजीशन कि Q नोट को कहां प्लेस करें, और फिर आपको क्या बताना है? Q नोट का मैग्नीट्यूड, दैट इज पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ओके बेटा, Q नोट को कहां प्लेस करना चाहिए ये तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है जो नया चार्ज है इक्विलिब्रियम में, उसको कहां, इक्विलिब्रियम के लिए उस नए चार्ज को कहां रखना चाहिए? सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर पर। तो बताइए इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां होगा? इसका मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज प्लेस कर दो? Q नोट। ओके बेटा, इसका सेंटर कहां होगा? इसकी तीनों मीडियंस का कट पॉइंट। तो Q नोट को कहां प्लेस कर दो? इसके सेंटर पर। और यहां पर भी इस Q नोट को कहां प्लेस कर दो? इन दोनों वर्टेक्स के मिड पॉइंट पर, यानी कि यहां पर Q नोट चार्ज प्लेस कर दो। ओके बेटा, तो पोजीशन तो अपने को पता चल गई कहां पर? सेंटर पर। अगर अपने को इस Q नोट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब अपन एक काम करते हैं, जब भी अपने को Q नोट का मैग्नीट्यूड निकालना हो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, तो जो Q नोट अपन ने पहले से लाके सेंटर पर रख दिया वो तो खुद किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। हमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है, तो आप एक काम करो, उस Q नोट के अलावा, उस Q नोट के अलावा कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लो और उसका क्या सोल्व कर दो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स को क्या कर दो? 0। ओके बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, Q नोट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो Q नोट का इक्विलिब्रियम सोल्व नहीं करना है। Q नोट के अलावा कोई भी एक चार्ज ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाला प्लस Q ले लिया, यहां ये वाला प्लस Q ले लिया, और यहां ये वाला प्लस Q ले लिया। इसका इक्विलिब्रियम सोल्व कर दो। इक्विलिब्रियम सोल्व करने का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल के उसको क्या कर दो? 0। चलो देखते हैं। हाँ बेटा, इस प्लस Q के ऊपर मुझे क्या चाहिए? नेट फोर्स। अब क्वेश्चन पुराना हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। इस Q नोट के ऊपर क्या निकालना है? नेट फोर्स, और जो आए उस नेट फोर्स को क्या कर देना? 0। अपने आप हमारे पास में Q नोट की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस प्लस Q के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे? इस प्लस Q के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई होंगे। ये प्लस Q खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स तो ये अप्लाई करेगा Q नोट, और एक फोर्स ये अप्लाई करेगा प्लस Q। ओके बेटा, तो सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अपन इसको भी प्लस मान लेते हैं, इस Q नोट को हम क्या मान लेते हैं? प्लस। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। सपोज दैट इसने कितना फोर्स अप्लाई किया? F1। अच्छा बेटा, एक मिनट ध्यान देना, इस F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ बेटा, F1 इक्वल्स टू, F1 क्या है? इस Q नोट और इस प्लस Q के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स, तो कितना होगा? K। Q1 की जगह क्या आ जाएगा? Q नोट, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? ये मिड पॉइंट पर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? a/2। हमें इस a/2 का क्या करना है? स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? a²/4। अरे बेटा, a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a²/4। तो a² डिवाइडेड बाई 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये आया है इस Q नोट की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स। अभी एक और फोर्स अप्लाई होगा इस प्लस Q की वजह से। ये प्लस Q उस प्लस Q को क्या करेगा? रिपेल। तो सपोज दैट कितना फोर्स अप्लाई किया? F2। F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। अब बात हो रही है इस Q और इस Q के बिटवीन फोर्स की, तो कितना होगा? K। Q1 Q2 तो दोनों Q ही है, क्या बन जाएगा? Q² डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है? A। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? A। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? a²। ओके बेटा, वापस सुनो, अगर आपको इस Q नोट का मैग्नीट्यूड निकालना है, Q नोट की पोजीशन निकालनी है, तो Q नोट की पोजीशन तो सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? सेंटर पर। तो बताइए इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां होगा? इसका मिड पॉइंट। तो यहां पर Q नोट प्लेस कर दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर कहां होगा? तीनों मीडियंस का कट पॉइंट, तो यहां Q नोट प्लेस कर दिया। स्क्वायर का सेंटर कहां होगा? दोनों डायगोनल्स का कट पॉइंट, तो Q नोट को यहां
प्लेस कर दिया। अगर आपको क्यू नोट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्यू नोट का इक्विलिब्रियम सोल्व मत करो, क्यू नोट के अलावा कोई चार्ज लो। तो मैंने यहाँ पर प्लस क्यू ले लिया, यहाँ चाहो तो ये वाला प्लस क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व करो। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो और जो एफ नेट आपका आए बाद में उसको क्या कर देना, जीरो के इक्वल कर देना। बट पहले अपन नेट फोर्स को निकाले। अच्छा बेटा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? ये प्लस क्यू खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर एक तो ये क्यू नोट अप्लाई करेगा। इस क्यू नोट को थोड़ी देर के लिए प्लस मान लो, तो ये प्लस उस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो F1 उधर लग गया। ये प्लस क्यू उस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो F2 भी उधर लग गया। अच्छा बेटा, F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2। और वो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, अपने को क्या करना है, जीरो। तो कोई बात नहीं, नेट फोर्स कितना करना है, जीरो। या चलो पहले उसको लिख लेते हैं, F1 प्लस F2। इसको अपन क्या लिख देते हैं, 4k क्यू नोट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपने दोनों को ऐड कर लिया और वो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, जीरो। अपने को क्यू नोट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4k क्यू नोट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू नोट बराबर माइनस क्यू अपॉन 4, माइनस क्यू अपॉन 4। हाँ, तो जो नया चार्ज ला रहे हैं अपन स्ट्रेट लाइन वाले सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, उसको प्लेस कहां करना है, सेंटर पर। और अगर उसका इक्विलिब्रियम है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, माइनस क्यू अपॉन 4। इसी टाइप से अगर अपन बात करें इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो प्लेस कहां करना चाहिए, सेंटर पर। अब इसके ऊपर भी अपन इस प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व करना चाहते हैं, तो इस प्लस क्यू के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे, 3। क्योंकि सिस्टम में टोटल चार्ज कितने, 4। एक यूनिट मैंने यहां रख दिए, तो टोटल चार्ज कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ये खुद अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे, 3। तो सपोज दैट इस प्लस क्यू ने फोर्स इधर अप्लाई किया F1, उस प्लस क्यू ने इधर अप्लाई किया F2, और इस क्यू नोट को भी प्लस मान लो, उसने फोर्स इधर अप्लाई किया F3। इन सब के आप मैग्नीट्यूड देख लेना और इनका रिजल्टेंट सोल्व कर लेना। जब अपन इसको सोल्व करके उस रिजल्टेंट को क्या कर देना, 0, क्योंकि अपने को इक्विलिब्रियम लाना है। तो अगर उस इक्विलिब्रियम को अपन नेट फोर्स 0 करके सोल्व करें, तो दिस टाइम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आएगा क्यू नोट बराबर माइनस क्यू अपॉन रूट 3। सिमिलरली स्क्वायर के लिए बात करें तो क्यू नोट को अपन ने कहां प्लेस कर दिया, इसके सेंटर पर। अब उस क्यू नोट के अलावा और कोई चार्ज लो, तो मैंने ये वाला प्लस क्यू ले लिया। इस प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व करना है, तो इक्विलिब्रियम के लिए पहले क्या निकाले, उस पर नेट फोर्स। पहले ये बताओ इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितने होंगे। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखो, इस सिस्टम में चार्ज कितने हैं, 5। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और क्यू नोट, टोटल चार्ज कितने हो गए, 5। हमें इस प्लस क्यू पर फोर्स निकालना है, तो ये खुद तो अपने आप पर कोई फोर्स लगाएगा नहीं। रिमेनिंग चार्ज 1 2 3 4, वो चारों इस पर फोर्स लगाएंगे। इन सबको भी प्लस ही मान लो। तो बताओ ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा, एक F1 इधर लगाएगा, ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा, F2 इधर लगाएगा, ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा, F3 इधर लगाएगा, और ये क्यू नोट भी प्लस मान लो, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो टोटल कितने फोर्स हो गए, 4। इन चारों का रिजल्टेंट निकाल लेना और उसको 0 के इक्वल कर देना। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा क्यू नोट इक्वल्स टू माइनस क्यू, और साथ में आ जाएगा 2√2 + 1 अपॉन 2। इसका आंसर थोड़ा सा टफ आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास में 2√- q 2√2 + 1 अपॉन 4। हाँ बेटा, ये तीनों आंसर्स अपने को याद करने हैं। और सुनो, इनको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं करना है। अगर हमारे पास में कोई 2 चार्ज वाला सिमेट्रिक सिस्टम हो, तो उसके सेंटर पर जो चार्ज प्लेस करते हैं क्यू नोट, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -q अपॉन 4। अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके सेंटर पर चार्ज जो प्लेस करते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -q अपॉन √3। और अगर अपन बात करें किसकी, स्क्वायर की, तो उसके सेंटर पर जो चार्ज प्लेस किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -q 2√2 + 1 अपॉन 4। इस आंसर में कभी कभार वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, तो आप उस आंसर को ऐसे रखने की बजाय उसको ऐसे याद करो कि 2 चार्ज वाले सिस्टम में क्या करना है। जो ये प्लस क्यू था, नया चार्ज क्या लाना है, उस प्लस की जगह तो क्या कर देना, माइनस, और 4 से डिवाइड कर देना। पहले से चार्ज कितना था, प्लस क्यू,
तो प्लस की जगह क्या करो माइनस, और फिर 4 से क्या कर दो डिवाइड। अच्छा बेटा यहाँ क्या किया, ये प्लस क्यों था तो देखो चेंज क्या हुआ, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। अच्छा बेटा अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर प्लस करना है, यानी कि साइन को क्या करना है चेंज। तो अभी प्लस था तो प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस, और फिर √3 से क्या किया डिवाइड। अच्छा बेटा यहाँ क्या किया, प्लस की जगह क्या करो माइनस, और प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस क्यू, और यहां पर क्या करना है 2√2 + 1 से तो क्या करना है मल्टीप्लाई, और फिर 4 से क्या करना है डिवाइड। वापस देखो बेटा, दो चार्ज वाले सिमेट्रिक सिस्टम में आपको क्या याद करना है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो प्लस का क्या हो गया माइनस, एंड डिवाइडेड बाई 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले सिस्टम में क्या करना है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाई √3। स्क्वायर वाले में क्या करना है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2√2 + 1/4। ओके बेटा ध्यान से देखना एक बार, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको वो नोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली आना चाहिए। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके ऊपर ऑलरेडी -3q -3q चार्ज प्लेस्ड है। पहले बताओ क्या सिमेट्रिक सिस्टम है, यस -3q अच्छा अगर मैं यहां प्लस कर दूं अब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर तो आंसर इससे आएगा नहीं, फिर तो मेथड अलग ही होगा। चलो ठीक है, अभी सिमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, बताओ -3q सिमेट्रिक सिस्टम है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि कोई नया चार्ज ला रहे हैं q0, पहले बताओ उसको कहां रखे और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो दैट इज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सिमेट्रिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए नए चार्ज q0 को प्लेस कहां करना है वो तो याद हो जाना चाहिए, कहां पर उसके सेंटर पर प्लेस कर दिया। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए q0 = मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करना है, साइन प्लस को क्या कर दो माइनस, और √3 से क्या कर दो डिवाइड। तो सुनो ये माइनस का 3q है, इसका साइन चेंज करो, क्या बन गया प्लस का 3q, पूरे चार्ज पर कंसंट्रेट करो, +2 का क्या बना था -q, और फिर √3 से डिवाइड हुआ था, तो -3q का क्या बनेगा +3q, और फिर √3 से क्या होगा डिवाइड। तो बताइए बेटा q0 = क्या हो जाएगा प्लस, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा हमारे पास में √3q। तो q0 का मैग्नीट्यूड अपन डायरेक्ट बता सकते हैं प्लस का √3q।